अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। इस वक्त शहर कराची में और हैदराबाद ठट्टा डिवीज़न जहां पर कहा जा रहा था कि अवाम को उनके हुकूक दिलाने के लिए बल्दियाती इलेक्शन होंगे ताकि उनके दरवाजे पर वो तमाम काम जो वो चाहते हैं आराम से हो सकें और वो अपने उन नुमाइंदगान को जहां वो काम करें उनको पकड़ भी सकें, बात कर सकें, और जहां काम ना हो उस हवाले से निशानदही भी कर सकें। उसके लिए बल्दियाती इलेक्शन होना नहायत ही ज़रूरी है और ये दूसरा मरहला है जो कि कराची, हैदराबाद और ठट्टा डिवीज़न के लिए था। लेकिन लग ऐसा रहा है कि जिस तरह से शहर कराची का मौसम बदला है और जिस तरह से कुछ सियासी मौसम भी कुछ बदलता हुआ नज़र आया है और कुछ लग ऐसा रहा है कि शायद के इंतखाबात मज़ीद आगे की जाने बढ़ाए जा सकते हैं। और बल्दियाती इंतखाबात जिसके बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर ये मौसम इसी तरह चलता रहा, जिस तरह तेज़ बारिशें हैं, तो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये बल्दियाती इंतखाबात मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाए जा सकते हैं। और उसकी एक वजह यह भी है कि अगर तेज़ बारिशों का सिलसिला होगा और ऐसे में वोटिंग का मामला होगा तो एक तो ना सिर्फ ये कि टर्न ओवर कम होगा बल्कि साथ साथ जो बैलेट पेपर्स हैं उनको संभालना और उनको लेके जाना भी मुश्किल होगा। लेकिन ऐसे में जमात इस्लामी का कहना है कि अगर इंतखाबात को किसी भी तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। क्या एहतजाज किया जा सकता है या क्या वाकई इंतखाबात को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब उसामा रज़ी साहब। उसामा साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। जी बहुत शुक्रिया आपका। उसामा साहब, इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ना सिर्फ मौसम बदला है बल्कि सियासी मौसम भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है शहर कराची का। क्या आपको लग रहा है कि इंतखाबात आगे बढ़ सकते हैं? साहब, हम लोग तो अब मौसमों की शनाख्त से बालातर हो गए हैं। जो लोग गटर के दरमियान रहते हों, कचरों में जिंदगी गुजारते हों, जिनके लिए टीले वाली सड़कें हों और जिनके लिए गंदी हवा और आलूदा हवा हो, जिनको पानी का साफ पानी मैसर ना हो और जिनको सड़कों पर चलने के लिए मोटरसाइकिलें भी अब बीमारी का सबब बन जाएं और रीढ़ की हड्डी की खराबी का सबब बन रही हों, ऐसे लोगों से आप कौन से सियासी मौसम और कैसे सियासी मौसम की बात कर रहे हैं? ऐसे मौसम में तो सियासी बात सिर्फ एक ही है कि इस मुल्क के अवाम को खुदा के वास्ते जीने का हक दे दो, जिंदगी का बुनियादी हक दे दो और ये मुल्क जिन लोगों ने बनाया है उन लोगों को हक हुक्मरानी दे दो। अच्छा। इस मुल्क के हुक्मरान तबके ने जो भयानक वारदात की है पाकिस्तान के बनने के बाद और पाकिस्तान के इक़्तिदार आला के ऊपर काबिज होके मुसल्लत होके बैठ गए हैं, वो आज तक बैठे हुए हैं और वो मुख्तलिफ हीलों बहानों से अवाम तक कोई चीज पहुंचने ना पाए, बस इसकी सारी जोड़ तोड़ और इसकी साजिशें करते रहते हैं। हम तो अब इस हद तक पहुंच गए हैं जिस तरह कहने में कि भाई हमें चाहे गंदा पानी दे दो, जीने के लिए पानी तो दे दो। हम भी अब ये कह रहे हैं कि भाई जैसी इलेक्शन का नाम जमहूरियत अगर तुम समझ रहे हो ना, जैसा तैसा है वैसा इलेक्शन तो कराओ। इस शहर का कोई किसी को जिम्मेदार तो बनाओ सही और इस शहर के ऊपर अपनी जारादारी तो खत्म करो। तो साहब बिल्कुल जिंदगी अजाब हो गई है इस शहर में। अच्छा, लेकिन उसामा साहब एक और चीज़ भी है, जैसा भी आपने ये फरमाया कि आप जो लोग हैं, जो शहर कराची के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनको हक हुक्मरानी दिया जाए, तो सर ये नारा कुछ एमक्यूएम वाला नारा लग रहा है। नहीं, एमक्यूएम का नारा तो मुहाजिर अज़बियत का नारा था। उन्होंने तो अवाम को आपस में लड़ाया। डॉक्टर साहब कैसी बात आप कह रहे हैं? उन्होंने तो इस नारे से लोगों को दूर किया है, इस नारे का रद्द किया है। उन्होंने इस नारे के रद्द के लिए हुक्मरानों की जानिब से उन्होंने एक साजिशी खेल खेला है और अवाम को अवाम से मुतसादिम कर दिया है ताकि अवाम के हक हुक्मरानी की बात ही खत्म हो जाए। मुहाजिर पठान को, पठान पंजाबी को, पंजाबी सिंधी को अपना दुश्मन समझने लगे और जिन लोगों ने हुक्मरानी पर कब्जा किया है वो महफूज हो जाए। ये एमक्यूएम ने सियासत की है। एमक्यूएम ने कब अवाम की हुक्मरानी की बात की है? सर असल में जो नारे थे वो कुछ ऐसे ही थे जी, ऐसे ही कुछ नारे थे, कोटा सिस्टम की बात हो या दीगर मामला हो जो आजकल जमात इस्लामी कर रही है। नहीं, वो जो कहते हैं ना कि जो नहीं, आजकल जमात इस्लामी का रोज अव्वल से यही मौक़िफ़ है कि यही तो खिलाफत और मुल्कियत में फर्क है डॉक्टर साहब। खिलाफत अवाम की राय से बनती है और अवाम की राय के बगैर अगर कोई मुसलमान भी इक़्तिदार पर कब्जा करेगा तो वो खिलाफत नहीं कहलाएगी, मुल्कियत कहलाएगी। यही तो फर्क है खिलाफत और मुल्कियत में। ये तो हमारा बुनियादी फलसफा है इस्लाम का।
सही। लेकिन अब आपको लग क्या रहा है कि क्या इंतखाबात अगर आगे बढ़ जाते हैं तो फिर लाएअमल क्या होगा जमात इस्लामी का? नहीं, हम इसको इसको रेजिस्ट करेंगे। और अभी तक आज तक का तो ऐलान ये है कि कराची डिवीजन में इलेक्शन होगा, हैदराबाद डिवीजन के हवाले से वो फैसला करेंगे। अभी तक की जो इसका जो स्टेटस है। लेकिन सर मलीर और गडाब की भी बात की जा रही है कि वो भी आफतज़दा इलाके हैं। अगर कहीं पे कुछ स्टेशन के अंदर इस तरह की सूरत हाल है तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन सोच सकता है, लेकिन 246 सीटों का तो ये मसला नहीं है ना। अगर 6 सीटों का मसला है तो 240 पर तो इलेक्शन कराए ना। अच्छा, लेकिन एक और चीज भी देखने में आ रही है कि जो वजीर आला सिंध है उन्होंने तकरीबन 1 अरब से जायद रकम जो है वो पत्थर और रोड़ी डालने के लिए कहा है कि जो जहां जहां गड्ढे हैं कम से कम उनको फिल किया जाए, फिर बारिशों के बाद जो है दोबारा डेवलप किया जाएगा। सर इसको तो आप ऐसा इकदाम कह सकते हैं? डॉक्टर साहब, अगर कोई आदमी आपके घर पे कब्जा कर ले और आपको बाहर निकाल के खड़ा कर दे और फिर धूप के बाद ये कहे कि आप धूप में क्यों खड़े हुए, कुर्सी भी ना दे, पटरा ला के दे, पड़ा हुआ पटरा के जाए इसके ऊपर बैठ जाइए आप छज्जे के नीचे साए में आके, तो आप इसे क्या कहेंगे कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इस जागीरदार तबके ने सिंध के अवाम को अपना गुलाम बनाया हुआ है और उन्होंने सिंध की सारी दौलत को, अभी हमने डॉक्टर साहब पिछले दिनों एक हिसाब लगाया कि पिछले 14 सालों में ये जो सिंध का सिर्फ तरक्याती फंड, जो सिंध हुकूमत ने तरक्याती फंड खर्च किया है 5,000 अरब रुपए। 5,000 अरब रुपए तरक्याती फंड इस सिंध हुकूमत ने खाया है। आपको 5 अरब रुपए भी कहीं नजर आते हैं? और ये तो कराची पूरे सूबे का 98% बजट देता है। ये 1 अरब, ये होते कौन है इस तरह से कहने वाले? इनको शर्म नहीं आती? अच्छा, लेकिन अभी जैसे आपने एक पावर शो किया यूनिवर्सिटी रोड पर, तो एहतजाज तो जमात इस्लामी मुतवातिर कर रही है, लेकिन क्या इसका कोई हासिल हुसूल, कोई रिजल्ट सामने आया, कुछ नजर आया? बहुत जबरदस्त रिजल्ट सामने आया है। देखिए, अंदरून सिंध जो लोग मजलूम अवाम है, अंदरून सिंध रहने वाले सिंधियों पे सबसे ज्यादा जुल्म सिंधी जागीरदार करता है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक पहुंचती नहीं है। वहां देखिए आज भी मकानात टूट गए। ऐसा लगता है जैसे अभी नए नए आबाद हुए थे महाजरीन और बारिश हुई तो वो तबाह बर्बाद हो गया मामला। भाई 14 साल से वो, लेकिन उनकी कोई आवाज नहीं है। हमारे इस एहतजाज ने, हमारी इस जिद्दोजहद ने पूरे मुल्क के सामने कराची और हुक्मरानों की इस हकीकत को बेनकाब कर दिया है कि कराची में क्या खेल खेला जा रहा है। वो कराची तबाही के किस कहानी के ऊपर पहुंचा हुआ है। हमने अवाम की जंग लड़ी है, हमने अवाम को ये हौसला दिया है कि जिंदा रहो, जिद्दोजहद करो, यही मसले का हल है। वरना अवाम तो अपनी तकदीर समझ के इसको कबूल करते चले जा रहे थे। आज अवाम के अंदर शोर मचाने की हिम्मत पैदा हुई है और लोग हमें इसलिए पसंद नहीं करते कि हम उनके मसले हल कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये वाहिद जमात इस्लामी है जो शोर कर रही है, आवाज बुलंद कर रही है, हमारे दुख दर्द को बयान कर रही है। और ये जो बयान करना है ना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है डॉक्टर साहब जी। किसी भी कौम के अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए कि वो चीजों को बयान करने लगे, ये तो बहुत बड़ी ताकत होती है। हमारे पास इख्तिदार नहीं है कि हम उससे मसाइल हल कर देंगे। इसके जरिए इख्तिदार की इस्लाह होती है और अवाम का शऊर जागता है। उस शऊर के जरिए अवाम अपने खोए हुए इख्तिदार को वापस लेने की ताकत हासिल करते हैं। अच्छा, लेकिन उसामा साहब, इसमें हमने ये भी देखा कि कहा यह जा रहा है आजकल सोशल मीडिया पे जमात इस्लामी की जहां पर भी ऐड चल रहे हैं कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। लेकिन सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास मौजूद है तो अब तक बल्दियाती इलेक्शन में आप उतर तो रहे हैं, लेकिन तरमीम कोई भी नहीं हो सकी हैं, वही पुराने मामलात के हिसाब से आप इलेक्शन में उतर रहे हैं, फिर मेयर के पास इख्तियारात नहीं होंगे, आप लोगों को भी परेशानी होगी। तो सर, अगर आप पहले तब्दीली कर लेते और फिर उतरते तो वो ज्यादा मुनासिब नहीं था? नहीं डॉक्टर साहब, तब्दीली के लिए तो देखिए इन्होंने ग्रेजुअली ये इख्तियारात के ऊपर कब्जा करते चले जा रहे हैं। जो सिंध का हुक्मरान तबका है ना, पहले इन्होंने 18वीं तरमीम के जरिए सूबाई खुद मुख्तारी के इख्तियारात ले लिए और अवाम को कुछ नहीं मिला। और फिर जो रहस है इख्तियारात नीचे थे, उन्होंने उसके ऊपर भी जो है वो 2018 के तरमीमी बिल के जरिए कब्जा कर लिया। और उससे पहले 2013 का जो तरमीमी बिल था उसके जरिए भी बहुत सारा कब्जा किया इन्होंने। और इसमें एमक्यूएम इनके साथ शरीके कार रही है 2013 के बिल में भी, और इस दफा भी ये हुआ है। देखिए कि जब हमने 29 दिन का धरना दिया
और हमने मुतालबात मनवाए जिसमें तमाम मुतालबात थे। वो सारे इदारे जिसके ऊपर इन्होंने कब्जा किया था, नासिर हुसैन शाह साहब ने मीडिया के सामने धरने में आकर ऐलान किया कि हम सारी चीजें वापस कर रहे हैं, उसका ऐलान कर रहे हैं। और बाद में वजीर आला साहब इदारा नूर हक आए अपने 6 मिनिस्टर्स के साथ, और उन्होंने वहां पे भी उसको दोहराया कि हम इस कमिटमेंट के ऊपर कायम है। लेकिन ये चीज अभी आगे बढ़ रही थी तो इन्होंने असेंबली में, एक तो बकिया पार्टियों ने ये कहा कि इस तब्दीली के अमल में, इस इख्तियारात की बहाली के अमल में आप हमें भी ऑन बोर्ड ले लें, हम असेंबली में नुमाइंदगी करते हैं। हमने कहा हमें इससे कोई वो नहीं है, आपको शौक है आप भी आ जाइए। फिर इसी असना में दूसरी चीज ये हुई कि रिजीम चेंज वाला जो है वो वाकया हो गया, और नामालूम ऐसी क्या छड़ी घूमी कि जो इत्तेहादी थे वो हरीफ हो गए, और अचानक रातों रात एमकेएम और पीपल्स पार्टी शिरो शकर हो गए। और अब इसके बाद ये वही टाल मटोल का खेल, वही एमकेएम है, वही पीपल्स पार्टी है, वही अवाम दुश्मनी है, वही जो है वो इख्तियारात को सल्ब करने का, कराची की सौदागरी करने का वो खेल इस वक्त फिर जारी हो गया है। लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि तुम जो कुछ करना है करोगे, लेकिन हम तुम्हारा पीछा करेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम अभी ये कह रहे हो कि हमें 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, 2 हफ्ते का टाइम देते हैं, अभी बारिश हो गई है, अभी फला हो गया है, ठीक है, हम कौन सा कहीं जा रहे हैं। लिहाजा हम भी यही हैं, और ये जमहूरी आजादी के ऊपर इस तरह से हम डाका नहीं डालने देंगे। और ये जो इस वक्त चलन चल रहा है ना कि लोगों को जीने का हक भी ना दो, और उनसे सच कहने की और अपनी जमहूरी हुकूक और जमहूरी आजादी के जो मौके उनको मैसर है आइन के तहत, पाकिस्तान के आइन के तहत, वो उनसे सल्ब कर लो, छीन लो, तो हम इस तरह से नहीं कबूल करेंगे इसको। हम मुजाहिमत कर रहे हैं, और पुरअमन जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए हमने 29 दिन धरने देके उनको एक खास मुकाम तक लाए थे। वो अभी वहीं पर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हाँ आज नहीं कल, आज नहीं कल, और वो समझ रहे हैं कि एमकेएम की वजह से उनको सपोर्ट हासिल हो गई है। एमकेएम का जो हशर हुआ है वो ज़िमनी इलेक्शन में सामने आ गया है। इंशाल्लाह आखिरी कील इस बल्दियाती इलेक्शन में भी ठोक दी जाएगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि सियासी जो उनका जो एंड है, आप कह लें। अच्छा, ये भी बताएगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से और जो मेयर है उसके पास इख्तियारात हों, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ऑर्डर दिए थे, क्या आपके ख्याल में उसके हवाले से अमल कर पाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या उस पर भी अमल नहीं हुआ? नहीं, अमल नहीं हो रहा ना उस पर। देखिए, यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इस वक्त बकिया पार्टियों ने, जिसमें पीटीआई है, जिसमें मुस्लिम लीग है, और ये जो भी पार्टी है, एमकेएम खुद थी, यानी अदालतों की हुक्म अदूली जो है वो भी इसका मतलब सामने आ रही है। अभी तक ये कहना, मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई इनके अंदर खैर हो, कोई भलाई हो, कोई अवाम से हमदर्दी हो, तो शायद ये कबल वक्त बात हो। लेकिन ये डिले बहुत ज्यादा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ये डिले कर रहे हैं, देखें कब तक करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस वक्त आपने ये भी जिक्र किया कि इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो जो हुक्मरान थे वो इत्तेहाद चेंज करने के बाद इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अगर आप लोग भी इलेक्शन में उतरते हैं तो जमात इस्लामी का अगर कहीं पे चेयरमैन बनता है तो पीटीआई का वाइस चेयरमैन बनता है, एमक्यूएम का काउंसलर बन जाता है, और इस तरह से मुख्तलिफ अगर बनते हैं तो क्या आपस में कोऑर्डिनेशन बन पाएगी? बिल्कुल, ये हमेशा ऐसे ही होता है साहब। बल्दियाती इलेक्शन में कुछ किसी पार्टी के जीतते हैं, कुछ किसी और पार्टी के जीतते हैं, कुछ किसी और पार्टी के होते हैं। यहाँ तो 8-10 पार्टियां असेंबली में, ऐवान में पहुंचती हैं, और उसके बाद ये मेयर की जिम्मेदारी होती है। नेमतुल्लाह खान जब थे तो जो सईद गनी साहब हैं वो उनके बेटे की तरह वहां पे ऑफिस के अंदर आते थे और बैठते थे और अपने प्रोजेक्ट मंजूर करवाते थे। इस हद तक जो है वो जमात इस्लामी के मेयर ने अपने मुखालफिन को, सियासी हरीफों को भी हम साथ लेकर चले हैं, और वो खुद इसके गवाह हैं, उन्होंने इंटरव्यूज में ये बात कही है। तो ऐसा नहीं है, ये सिविल सोसाइटी इसी तरह इसकी जो इसका तनव्वो है ना, यही इसकी खूबसूरती है। ये कोई छावनी थोड़ी होती है सिविल सोसाइटी। लेकिन आमतौर पे ये देखा जाता है कि अगर वाइस चेयरमैन जो है वो किसी, या चेयरमैन जो है वो किसी जमात का है और बाकी जो है वो किसी और जमात के हो जाएं, तो वो ये सोच के कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सियासी जमात अपने नंबर बढ़ा ले आवाम के अंदर, तो कुछ अगर उसके कामों में रखना डालें, या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के मामला भी हो सकते हैं? डॉक्टर साहब, नहीं, हम जमात इस्लामी की हद तक तो हम समझते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अब्दुल सत्तार अफगानी मेयर रहे, और उस सारे इख्तिलाफात के बावजूद आज भी आप सिद्दीक राठौर साहब, लीडर ऑफ दी अपोजिशन, से आज देखें वो क्या बात कहते हैं। आप इस वक्त नेमतुल्लाह खान थे, लीडर ऑफ दी अपोजिशन,
सईद गनी थे, वो देखें क्या कहते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है, ये तो सियासी अप्रोच के ऊपर होता है। हम अगर किसी के अवाम की खिदमत के नतीजे में किसी की पॉइंट स्कोरिंग हो रही है तो उसका राइट है ये, हम उसको फराग दिलाना तौर पे कबूल करेंगे, उसको सपोर्ट भी करेंगे और दूसरे को भी यही करना चाहिए। सही। इस मामले में तो हमें तंगदिली नहीं है हमारे अंदर कोई। बिल्कुल सही। और जैसे इलेक्शन जो है उसके बारे में अगर ये भी कहा जा रहा है कि थोड़े अरसे के लिए फिर बढ़ा दिया जाए, तो उसमें एक मामला ये आ रहा है कि जो जमात इस्लामी है वो ठीक ठाक अपनी सरमायाकारी कर चुकी है, जिसमें झंडे लगाना, बैनर्स लगाना और मुख्तलिफ तरह की कैंपेन्स हैं। तो ये सब जो है पहले भी मुतासिर हुई थी और दोबारा मुतासिर होंगी। जमात इस्लामी को एक तरह से जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं उसका भी सामना करना पड़ सकता है। देखिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सिर्फ जमात इस्लामी की नहीं है, जमात इस्लामी तो एक मुनज़्ज़म जमात है। मैं तो आप सोचें जो इस माशरे में क्या अच्छे साहिब किरदार सियासी कारकुन नहीं है, जो इंडिविजुअली भी मौजूद हैं, उन्होंने भी अपनी कैंपेन चलाई है जी, उन्होंने सबने वो किया है। तो इस तरह से ये तो हम तो चंदे पे चलने वाली पार्टी हैं। हमारे पास तो जाहिर है कि हम तो करप्शन को हराम समझते हैं और करप्शन का पैसा, हम तो अवाम का पैसा अवाम पे लगाते हैं, हमारे पास करप्शन का पैसा नहीं है। लेकिन हम फिर अवाम ही उसके अंदर जो है वो इनिशिएटिव लेती है, हमें सपोर्ट करती है। तो इस तरह का मसला है, हमारे हाथ तंग होते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर आता है, लेकिन ठीक है, ये तो एक सियासी अमल का हिस्सा है। सही है। और अब जैसा कि कहा जा रहा है महकमा मौसमियात का कि तेज बारिशें होंगी, जमात इस्लामी का कारकुन क्या सड़कों पे नजर आएगा इलेक्शन से पहले? सर आखिर हम आज भी मौजूद हैं साहब, हम आज भी मौजूद हैं। हम बलूचिस्तान में भी कोई बलोच सरदार उनके साथ नहीं खड़ा हुआ है। हमारी जितनी कैपेसिटी है हम बलोच अवाम के साथ। सिराजुल हक साहब इस वक्त अंदरून सिंध दौरे पर हैं। ठीक है। जो सैलाब ज़दा इलाके हैं पानियों में उतर के वो इस वक्त भी अलखिदमत के रजाकारों के साथ सखर में मौजूद हैं, बलूचिस्तान का दौरा कर आए हैं। लेकिन हमारा मीडिया ये तो नहीं दिखा रहा, वो ये बता भी नहीं रहा है किसी को। और वो तो सिर्फ जंग अखबार में भी बैक पेज पे लोअर हाफ में 2 कॉलम की खबर लगती है उनकी, राउत साहब, जो आवाम की इस तरह खिदमत कर रहे हैं। और आप देख लें बकिया क्या हाल है। बिल्कुल, और इस तरह खिदमत जारी भी रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया उसामा रजीज़ साहब, जमात इस्लामी से ताल्लुक़, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक भी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात होना ज़रूरी तो है, लेकिन अगर बारिशें हो जाती हैं और बारिशों के बाद की सूरत हाल तब्दील होती है तो क्या ऐसे में बल्दियाती इंतखाबात होंगे या उनको मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा? और मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा तो क्या शहर कराची के जो लोग हैं जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो इसी तरह से गुजारते रहेंगे या आदी हो चुके हैं? क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें शहर कराची के लोग आदी होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अपनी शिकायत ज़रूर करते हैं, लेकिन जो गाड़ी पर जा रहे हैं, जो स्कूटर पर जा रहे हैं, कचरा कहीं पड़ा होता है तो उससे साइड होते हुए गुजर जाते हैं और ये सोचते हैं कि शायद अब हमारी किस्मत में लिख दिया गया है। गड्ढे और इतने मुश्किल हालात में गुजरते हुए जहां पर उन गड्ढों के अंदर पानी पड़ा हुआ है, वहां से गुजरने वाली कीमती गाड़ियां और स्कूटरें, यानी कि हर तबके का इंसान, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो या लोअर क्लास हो, वो उन गड्ढों से होता हुआ गुजर रहा है। चाहे उनके अंदर इस वक्त पाकिस्तान का, कराची शहर का किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाला शहरी हो, वो उस जगह से गुजर रहा होता है। तो क्या ऐसे में हुकूमत के ऊपर कोई दबाव डालने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या इन मामलात को बेहतर करना चाहिए या नहीं, किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? इस वक्त जो कहा गया है वज़ीर आला साहब की जानिब से कि इस वक्त कराची शहर के लोगों के लिए, शहरियों के लिए खुशखबरी है कि हमने रूढ़ी डलवाने के लिए पैसे रिलीज कर दिए हैं। क्या उससे गुजारा हो सकता है? और अगर ऐसा ही था तो इससे कबल क्यों नहीं कर लिया गया? और सड़कें बनाने का जो काम था वो अगर आपने बाद में ही करना है तो कम से कम वो जो पत्थर या रूढ़ी आप डलवा रहे हैं सड़कों को हमवार करने के लिए, वो पहले डलवा ली जाती तो शहर कराची के लोग इस अजियत का शिकार ना होते जो इस वक्त हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात पे असर होने वाले मुख्तलिफ मामलात की, तो जहाँ मौसम की सूरत हाल है तो सियासी मौसम का जैसे हमने जिक्र किया, एन 245 का जिक्र करना यहाँ पर ख़ास बनता है, इसलिए क्योंकि एन 245 जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हुआ है, गो कि इससे पहले भी जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन है उनका ताल्लुक जो बन चुका था वो PTI से बना था, लेकिन कुछ इख्तलाफात भी नज़र आ रहे थे उनके PTI के साथ और वो कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन उनकी अचानक
अचानक इंतकाल की वजह से ये सीट फिर खाली हुई है और उसके बाद जब यहाँ पर दोबारा इंतखाब हुआ तो दोबारा से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सीट को हासिल कर लिया है। लेकिन क्या MQM जो जिस तरह से उतरी थी, क्या उसको अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी की जरूरत है या नहीं? क्योंकि MQM इस दफा कई धड़ों में तकसीम होकर इस इलेक्शन में गई थी, उसका भी असर पड़ा था और खास तौर पे ऐसा लगा कि शहर कराची के बहुत से लोगों ने, बासियों ने, खास तौर पे NA 245 या से पहले होने वाले इंतखाबात में भी कराची के शहरियों ने इंतखाबी अमल का बायकॉट किया और बायकॉट इतना भरपूर था कि जो फाते थे वो भी इतने ज़्यादा माकूल वोट हासिल नहीं कर पाए हैं। इसके साथ साथ जो दीगर लोग थे वो भी कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं। ऐसे में क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यानी बहादुराबाद इस हवाले से कुछ गौर फिक्र करेगा, सोचेगा, समझेगा और अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीली लाएगा, या इसी तरीके से वो अपनी पॉलिसीज़ को चलाता रहेगा जहाँ पर वो अवाम से दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं? जैसा कि MQM एक ज़माने में कुछ इस तरह की थी कि एक आम आदमी जो सोचता था वो MQM बोलती थी, लेकिन इस वक्त वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। तो क्या ऐसे में वो अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करेंगे? ख़ास तौर पर वसीम अख्तर साहब, जिनके बारे में कुछ सोशल मीडिया के हवाले से बात सामने आई थी कि झगड़ा भी हुआ वसीम अख्तर का और खालिद मकबूल सिद्दीकी या आमिर खान, इन लोगों के हवाले से जो मीडिया में बात आ रही है वो कुछ इसी तरह की है कि इस तमाम सूरत हाल में जो NA 245 था उसके इलेक्शन के बाद हारने के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में इख्तिलाफ नजर आया। बहादुराबाद में होने वाले ये इख्तिलाफ एक तरह से पॉजिटिव साइन भी दिखाई देता है कि अगर इख्तिलाफ होगा और सर जोड़ के बैठ जाते हैं, अवामी मसाइल को दोबारा से फोकस करते हैं, तो यकीनन फिर कराची शहर के मसाइल जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। वरना फिर इसी तरीके से मामलात अगर आगे बढ़ाने की कोशिश की गई तो आइंदा आने वाले बल्दियाती इलेक्शंस हों या दीगर जनरल इलेक्शन हो, वहाँ पर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अशरफ कुरैशी साहब की जानिब चलते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या NA 245 की जो फतह है उनको किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, खासतौर पर बल्दियाती इलेक्शंस पे क्या इसके असरात पड़ सकते हैं? अशरफ साहब खुशामदीद कहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। अशरफ साहब क्या कहेंगे, बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी हासिल हुई है, गो कि इससे पहले भी तहरीक इंसाफ के पास ही ये सीट गई थी, लेकिन इस दफ़ा जो है आपको जो कामयाबी मिली है, जो बाज़ लोग कहें वो ये कहते हैं कि जनाब अपने बगैर इलेक्ट हुए हैं, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इससे फ़ायदा होगा आपको? देखिए जी, झूठे की जबान जो है वो कैसे, जिन लोगों को एक आदत पड़ी हो ना तो हमेशा सिलेक्ट ही होते रहे और उन्हीं के जो है धारे उन्हीं के सारे आते रहे हों, तो उनको क्या पता लग सकता है कि अवाम की अवामी फतह कैसी हो सकती है। हमें तो पूरा 100% यकीन था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और इमरान खान साहब का ये कमाल है कि उन्होंने सारी जमातों को एक्सपोज कर दिया और एक ही बॉल से जो है 13 विकेटें गिरा दी एक साथ, तो 11 भी नहीं हुई, 10 भी नहीं, 13 विकेटें गिरी एक साथ, आपने देखा। तो इस शहर के अंदर जो है और इस मुल्क के अंदर जो है इस वक्त सबसे बड़ी उम्मीद जो है इमरान खान साहब हैं, जो इस सिस्टम को जो है हटाकर वो सिस्टम लेके आना चाहते हैं जिसमें आवाम की कोई फलाह बहबूद का काम हो सके, और आवाम पूरी पजीराई दे रही है इस बात के लिए। लेकिन अशरफ साहब, कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जहां वो मुख्तलिफ मामलात में चैलेंज दे रहे हैं, वो बाज़ इदारों को भी चैलेंज कर रहे हैं, और बाज़ इदारों को चैलेंज करने का मतलब है जहां पे अवामी सतह पे भी जो मुख्तलिफ कशमकश नजर आ रही है, उसके बुरे असरात जो हैं वो तहरीक इंसाफ पे पड़ रहे हैं? देखिए, बहुत गलत जो है बात है और गलत मामला है इस बात का, इस तरीके का जो बात हो रही है जी, क्योंकि तहरीक इंसाफ अपने इदारों के साथ खड़ी है और हमेशा उनके शाना बचाना चल के हमने काम किया है, उसके साथ ही रहे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि फौज हमारी लाइफलाइन है और हमारी लाइफलाइन कौन कैसे अपनी लाइफलाइन को जो है उसके खिलाफ जा सकता है या किसी चीज को कर सकता है। जो लोग ये कोशिशें कर रहे हैं उनके वाकईतन बहुत बड़ी कोशिशें हो रही हैं और उसके नतीजे में जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है उसके नतीजे में मजीद जो है बदमज़गी फैलती चली जा रही है, जबकि इमरान खान साहब जो है हमेशा से जो है एक मजबूत फौज के फेवर में रहे और हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम सब के सब जो है, हमारी तो लाइफ जिंदगी गुजरी है पाकिस्तान के लिए, और आपको पता है इस शहर में मेरा भी किरदार जो है इसीलिए पाकिस्तान के लिए हमने काम किया हमेशा, और पाकिस्तानी फौज हमारी लाइफलाइन है, इसके तो कोई कतई इंकार ही कोई नहीं कर सकता, और हमेशा हम साथ रहे। लेकिन कुछ लोग जो है जिस तरीके से उसको पैन करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको जल्दी इसमें नाकामी होगी। अच्छा सर, जैसे कि आप ये समझ रहे हैं कि कोई और आपको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खान साहब की अगर हम बात करें, ना सिर्फ वो इदारों के साथ बल्कि अब तो उन्होंने अदलिया के साथ जिस तरह टक्कर लिए और जिस तरह नाम ले लेकर वो मुख्तलिफ लोगों के हवाले से और खासतौर पर खवातीन का नाम लेकर जिस तरह से हिट कर रहे हैं, तो सर क्या ये मुनासिब अमल है? देखिए, बात मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो जिस तरीके से बैंड किया जा रहा है और जिस तरीके से खवातीन का और एक इंतजामी
कोई इंतजामी सरबराह जब गलत काम करने के लिए निकलता है तो क्या एहतजाज नहीं करते? आप लोगों ने सबने स्ट्रगल किए यहाँ पे शहर में भी, मुल्क में भी। क्या उस स्ट्रगल के अंदर दरमियान में कुछ बातें ऐसी नहीं हुई हैं? हमेशा हुई है और हमेशा चैलेंज किया गया है। और क्योंकि इंतजामिया बाज़ दफा रॉन्ग फुट पे होती है और उसको जो ऑर्डर मिलता है, क्योंकि वो हम हमेशा ये कहते हैं कि गैर सियासी पुलिस होनी चाहिए, गैर सियासी इंतजामिया होनी चाहिए, लेकिन हमेशा अगर वो सियासी तौर पर जो है सारे मामला को करने की कोशिश करते हैं तो हम ये समझते हैं कि वो रॉन्ग फुट पे होगा। तो उसको अगर कोई जज्बात में आके और जज्बात में गुस्सा एक जो है अगर इजहार हो गया तो उसमें ऐसा कौन सी क़यामत आ गई जिसके नतीजे में, मतलब आप ये तो सोचे ना, इनको कुछ मिल नहीं रहा है। ये खुद जो है बेल पर बाहर है, खुद जो है प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं बेल को ऊपर आकर, और ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सारी मनमानियां कर रहे हैं। और उससे जो है अपना जो इन्होंने अपने आप को एनआरओ देना है, उससे तवज्जो हटाने के लिए ये नॉन इश्यूज पे जो है कौम को लेके जाना चाहते हैं और मीडिया को लेके जाना चाहते हैं। आप सबको समझना पड़ेगी ये बात। लेकिन अपने आप को एनआरओ देने वाले, इनके खिलाफ जो है ताशा एफआईआर है, जेल के केसेस है, उसके अंदर बहुत बड़ा अमाउंट है जो पाकिस्तानी कौम का रिकवरेबल है, उसको उससे नजर हटाने के लिए छोटे छोटे से केस जो ठीक है। अशरफ साहब, एक बात ये भी है कि गिल साहब का मामला चूंकि अदालतों के अंदर था तो खान साहब को अदालतों के मामले के अंदर इस तरह का जिक्र नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त जो सारे मामला गए हैं, जो नोटिस गया है इमरान खान साहब के पास, वो यही गया है कि उनको अदालत के अंदर मौजूद फैसलों के हवाले से तो वो बात कर सकते हैं, लेकिन जो केस चल रहा हो उसके ऊपर जो है वो बात नहीं की जा सकती। क्या ये उससे बड़ा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने हमला किया था नवाज शरीफ ने? उससे बड़ा हुआ क्या हुआ है? एक कैदी जिसको कैदी की जिम्मेदारी, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसकी जिस्म की, उसकी जान की जिम्मेदारी जो है उस इंतजामिया के पास होती है जिसके वो तहवील में थे। तो अगर पुलिस ने अपना रोल प्ले नहीं किया तो क्या हम क्या करेंगे? उसके अंदर अदलिया को हम कह रहे हैं कि अपना रोल प्ले करें इस बारे में। ठीक, अच्छा सर, असल में बात ये खिलाफ जो भी तशद्दुद हुआ, जिस तरह का तशद्दुद हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अशरफ भाई बात ये है कि आपसे सवाल इसलिए बनता है कि आप इन तमाम चीजों के मुखालिफ हैं। आप इस चीज को अगर अच्छा नहीं कह रहे कि नून लीग ने ऐसा किया था, तो सर आपने भी तो अब बुरा कर दिया ना, तो उसकी भी आप फिर मजम्मत करें। देखिए, मैं इस बात को आपको बिल्कुल आपको इस तरफ लेके जा रहा हूँ, इस तरफ तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ आपकी कि ये लोग माजी में इस तरह की काम करते रहे हैं और एक नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की कोशिश करना हमेशा से गलत है। अभी इन्होंने लास्ट टाइम पे आपने देखा होगा, इन्होंने नैब के दफ्तर में पथराव किया। ये नैब इन्हीं की बनाई हुई थी, इन्हीं दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए थे। उनको अदालतों में परसू अगर तहरीक इंसाफ ने किया तो उस पर ये उनके दुश्मन बन गए, क्योंकि हम कंप्रोमाइज। आवाज अशरफ साहब की नहीं आ रही है पूरी कौम के सामने, तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हम तो ये सिर्फ ये कर रहे हैं कि जिस तरह औरतों पे बेईमाना तशद्दुद किया गया 25 मई को, जिस तरीके से उसमें जो है आपके सामने था कि अदलिया ने भी नोटिस लिया इस बात का, और जो कुछ हुआ वहां पे और जो कुछ हुआ उसको अब तक सजा नहीं मिली। इससे पहले मॉडल कॉलोनी का वाकया आपके सामने है, मॉडल कॉलोनी में किस तरह मासूम औरतों और बेगुनाह नौजवानों को और बूढ़ों को बिल्कुल सर, जो काबिल मजम्मत बात है, बिल्कुल सही बात है, काबिल मजम्मत बात तो काबिल मजम्मत रहेगी। लेकिन क्या इस वक्त तमाम ही इदारों के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, और तमाम इदारे जो हैं इस वक्त जब आप उनके खिलाफ बात करेंगे वो एक्शन तो लेंगे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो अदालतें हो, चाहे वो दीगर इदारे हों। लेकिन जी इलेक्शन कमीशन का किरदार तो आप सबके सामने है, इसमें तो कोई क्या एक्शन लेंगे? अगर हम तो इदारों के खिलाफ ही नहीं है। हम कब कहते हैं हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं है? हम हमेशा उनके इदारों के साथ खड़े हैं। लेकिन जहाँ कहीं पे ये जो आप जो बार बार जो है इदारों का नाम, अगर फौज का नाम लेते तो हम फौज के साथ हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, अदलिया के हम साथ हैं, और अदलिया के हर फैसले की हम तायद करते हैं। हम हर जगह पे जाते हैं, उनका अदब और एहतराम हमारा हम करते हैं सबसे सारी चीजों का। खान साहब कहते हैं एफआईए को भी जवाब नहीं दूंगा। सर एफआईए को भी जवाब नहीं दूंगा, खान साहब कहते हैं। देखिए एफआईए का देखिए हमारे पास उनके पास भी लीगल ऑप्शन मौजूद है और हमारे लिए अदालतें खुली हैं। हम अदालतों में ही गए ना। इमरान खान साहब कहाँ गए? इमरान खान साहब ने जब उस दिन जो चैलेंज किया था तो उन्होंने कहा था मैं अदालतों में लेकर आऊंगा, तो तुम्हारा एहतसाब होगा अदालतों के अंदर। तो इमरान खान ने गलत क्या कहा था इसके अंदर? और इलेक्शन कमीशन को भी सर वो कह रहे हैं मैं इलेक्शन कमीशन को भी जवाब नहीं दूंगा। देखिए जी, अगर आप मुझसे पूछेंगे अभी आज आपका कौन, मैं आज एक इंटरव्यू में था, उन्होंने कहा कि जी आपका हरीफ कौन है, तो मेरा सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन हरीफ है, क्योंकि मेरे पूरे कराची के अंदर उन्होंने इतने ज्यादा ऐसे वोटर डाले हुए हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है। मेरे अपने बेटे का वोटर किसी क्रिश्चियन फैमिली के अंदर डाल दिया है, और मेरे बेटे को मैं क्या जवाब दूं? वो मुझसे पूछ रहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन, मेरा एमपीए जो है उसको मुर्दा शो किया हुआ है। मेरे ध्यान देते मेरा एमपीए जिंदा एमपीए है, उसको मुर्दा शो किया हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मैं कैसे एक बात कर सकता हूँ जब अपनी चीजों को दुरुस्त ही नहीं करने को तैयार है? ठीक, अच्छा सर, अब मामला तो हम कहेंगे नहीं। बिल्कुल सर। अच्छा, मामला ये आ जाता है कि 245 में तो आप जीत चुके हैं। अब मामला आ रहा है बल्दियाती इलेक्शन का। बल्दियाती इलेक्शन के मामला ये हैं कि बारिशें अगर ज्यादा तेज हो गई तो इसको मजीद आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या रद्द-ए-अमल होगा पीटीआई का? देखिए जी, मैं जो है मुस्तकिल में हाईकोर्ट में गया था और आज भी हाईकोर्ट से डिसीजन आया और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम इलेक्शन करा रहे हैं।
आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन, अगर आपने इलेक्शन की पोस्टपोन ही करना था मौसमी हालत की वजह से, तो ये मौसम जो है, ये जब 24 जुलाई को इन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन किया है, तो उससे पहले ये प्रेडिक्शन थी। अगर प्रेडिक्शन भी आपने कैंसिल करना था, वो कुदरती बात है, कुछ दिन बारिश हो भी गई, वरना तो ये तो हर दफा इस तरह के अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि तूफान आ रहा है, और हर दफा कहते हैं तूफान का रुख मुड़ गया और गुजरात की तरफ चला गया और सरकारी खजाने में तूफान आ जाता है, उसके सारे पैसे निकाल के कहां लेके जाते हैं किसी को नहीं पता। तो इस दफा भी इन्होंने प्रेडिक्शन के ऊपर जब ये किया, तो आप ये बताएं कि ये क्या इसमें खदशात हमारे गलत है कि इन्होंने बैलेट पेपर छापे, बैलेट पेपर छाप के प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले किए, आपको बैलेट पेपर कहाँ है उनकी कस्टडी बताने को तैयार नहीं है, और इलेक्शन मुलतवी में मुलतवी करे चले जा रहे हैं, क्योंकि अवामी लहर का जो सामना इनको करना पड़ेगा, उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ बरसरे और ये जो इसमें जीतेगी मेयर तहरीक इंसाफ का होगा, ये इस बात से खाइफ हो रहे हैं, इस बात से। और इसलिए ये खाइफ है कि हम जो है, क्योंकि वजह ये कि अवामी लहर का ये सामना कर ही नहीं सकते, ये हमेशा चोर दरवाजे से आते हैं। चले, बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, आपका आपने कीमती वक्त दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका बेहद शुक्रिया। और तहरीक इंसाफ भी पूरी उम्मीद है कि मेयर कराची अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो तहरीक इंसाफ का ही बनेगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बल्दियाती इंतखाबात के मामले के हवाले से बात की जा रही है और साथ ही साथ एक ज़िमनी इंतखाब था 245 का, जिसके असरात कहा जा रहा है कि आप पढ़ सकते हैं और मुस्तकबिल पर सियासत पर भी पढ़ेंगे। और ख़ास तौर पे जिक्र हमने किया था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, जिसे सबसे ज़्यादा इस तमाम प्रोसेस के अंदर नुकसान होता हुआ नज़र आया। वो क्या वजूहात रही हैं कि ज़िमनी इंतखाब के अंदर वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, और क्या बल्दियाती इंतखाबात भी इसी तरह हो जाएंगे? हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम जिलानी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। गुलाम जिलानी साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। जी वालेकुम सलाम। गुलाम जिलानी साहब, इस वक्त जो सारी सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने आई है NO 245 की, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, सर वजूहात आपको क्या लग रही हैं? बहुत शुक्रिया आपका। और वजूहात कोई भी नहीं हो, मैं समझता हूँ कि लोग जो है बहुत कम निकले हैं, जिसकी वजह से जो है वो ये सूरत हाल पैदा हुई है। और कोई ऐसा नहीं है कि MKM जो है वो चौथे, पांचवे या तीसरे, छठे नंबर पर आई हो। सेकंड जो है वो पोजीशन पर MKM मौजूद थी, और इंशाल्लाह जो है हार जीत होती रहती है। और बिल्कुल जो है नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह जो हमारी गलतियां हैं, जो कोताहियां हैं, जो थोड़ी बहुत हमें नजर आई, जो वीकनेस नजर आई, उस पर काबू करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले ज़मीनी इलेक्शन में दोबारा से एक दफा फिर जो है अपनी अवाम के दरमियान होंगे। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि ये अवाम की जानिब से रद्द-ए-अमल में बायकॉट किया गया? नहीं, मैं नहीं समझता कि अगर ऐसा होता तो फिर ये जो 50,000 या 55,000 जो वोट पड़ा है, ये नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन अवाम की असल में पूरी उम्मीदें जो हैं वो MKM के साथ हैं। लेकिन इस वक्त जो PTI का बयानिया है, अवाम को भी थोड़ा सा जो है हर चीज में, खसूसन जो है शहर कराची की अवाम को ट्विस्ट चाहिए कि जिस तरीके के इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो मुख्तलिफ इदारों की तौहीन कर रहे हैं, अदलिया की तौहीन कर रहे हैं, तो अवाम जो है वो चाहती है कि उनके, लेकिन अब MKM जो है मैच्योर जमात है, वो इस किस्म के बयानिए पर जो है वो यकीन नहीं रखती और अमली खिदमत पर यकीन रखती है। और देखेंगे पूरे कराची का सिस्टम बेकार है। पूरे लाइन्स एरिया में मैंने वर्किंग की, वहां पे जो है वो सैविज का बुरा हाल था, सारी चीजें थी, लेकिन फिर इमरान के बयानिए को आगे रखते हुए लोगों ने जो है वो कि जी वो खड़ा हुआ है, महंगाई के खिलाफ खड़ा हुआ है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि सब किया धरा जो है वो उन्हीं का था। तो आस्ता आस्ता लोगों की समझ में इंशाल्लाह ये बात आ रही है, और उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने 240 में हमने विन किया था, इस दफा जो है वो जीत उनकी हुई है 65 वोट से। सर पहले आपने विन किया था, लेकिन अच्छा एक और बात भी है गुलाम जिलानी साहब कि इस वक्त जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस वक्त परेशानी का शिकार है, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, गालिबन रद्द-ए-अमल हो सकता है अवाम की जानिब से कि पीपल्स पार्टी ने आपका साथ दिया, ENP ने आपका साथ दिया, जमीयत उलमा इस्लाम ने आपका साथ दिया, और वो तमाम सियासी जमातें जिनके आप मुखालिफ रहे हैं वो आपके साथ इत्तेहाद करके उतरे थे आप, तो हो सकता है ये रद्द-ए-अमल भी हो सकता है। देखें, MKM इस शहर कराची के मफाद के लिए, क्योंकि ये शहर कराची MKM का नहीं है, बल्कि MKM उन लोगों की जमात है जिनका ये शहर कराची है, जो MKM को भी ऑन करते हैं, और MKM अपने तमाम लोगों के साथ जो है वो शाना बशाना खड़ी होती है। लेकिन जो गुज़श्ता 14 साल में शहर कराची के साथ हुआ है, और हमारा जो वर्किंग रिलेशन है वो MKM का जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, वो PDMA के साथ था।
ठीक है, उसमें जो सूरत हाल थी, जो सारे मामलात थे, तो उसमें हमने सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ रिलेशन नहीं है हमारा, बल्कि इसमें और जितनी जमातें हैं वो सब शामिल हैं। और जो भी हमें यही सारे सिस्टम जो है हमारा पीटीआई के साथ भी था, लेकिन आपने देखा कि पूरे 3.5 पौने 4 साल के अरसे में पूरे पाकिस्तान में उन्होंने काम किया, लेकिन उन्होंने शहर कराची के लिए जितने भी वादे किए उसमें से कौन सा वादा जो है वो वादा वफा हुआ, और शहर कराची को कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला हो कि हाँ यार हम ये कह सके कि हम इनके साथ। लेकिन सर पीपल्स पार्टी ने कौन से वादे वफा कर दिया? सबसे ज्यादा तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी से शिकायत होनी चाहिए आपको। बिल्कुल, हमारी शिकायत तो है। अभी जो बल्दियाती इलेक्शन पे जो हम इस पे 61A पे जो वो काम कर रहे हैं और सारे मामलात हैं वो इसी वजह से है ना। हम इसीलिए तो बल्दियाती इलेक्शन की अभी हम मुखालफत कर रहे हैं कि अभी नहीं होना चाहिए जब तक इस पे इम्प्लीमेंट ना हो और ये तमाम चीजें जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। तो चाहे किसी का भी मेयर आए, लेकिन उसके ऊपर जो है उस वक्त तक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए जब तक वो इख्तियारात जो है वो निचली सतह पे डाइवर्ट ना हो जाए। लेकिन सर दूसरी सियासी जमातें कह रही हैं कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन से भाग रही है, वरना मेयर जो है वो जमात इस्लामी या पीटीआई का बन जाएगा। सर दूसरी सियासी जमातें हैं कौन सी? जमात इस्लामी का आपने देख लिया कि उनका क्या हशर हुआ। उसके बाद जो है और जो छोटी छोटी सी जमातें जो शहर कराची में अभी शामिल हुई हैं इलेक्शन के हवाले से, कि किसी को 400 वोट मिले हैं, किसी को 600 मिले हैं, किसी को 1400 मिले हैं। तो शहर कराची के ये 3 कंसिस्टेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं। हमने टीएलपी का भी हाल देख लिया कि पंजाब में उन्होंने 20 सीटों पे जो इलेक्शन हुआ था उसमें से उन्हें कितनी सीटें मिली। उसके बाद पीटीआई का भी यही था कि उनको 20 सीटों में से 14 मिली और 6 उनके हाथ से माइनस हुई। तो ऐसा नहीं है, एमक्यू अपना काम कर रही है थोड़ी सी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, जो एन 245 के अंदर जो शिकस्त के बाद कुछ हलकों में ये बात सामने आई कि अंदरूनी कहानी जो एमक्यूएम की थी कि जब आपका इजलास हुआ है तो वसीम अख्तर साहब, आमिर खान साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब काफी कशीदा सूरत हाल वहां पे नजर आई, बहस और मुबाहिसे होते रहे। क्या सर इसमें कहां तक सदाकत है और क्या कुछ हुआ वहां पे? देखिए, हारे या जीते जो पार्टी की मीटिंग्स हैं वो हर उसमें जो है वो होती है ना। जीतने के बाद भी आगे के लाएमल पर जो है मीटिंग होती है। अगर हम हारे हैं तो हमने अपनी उन कोताहियों को, उन गलतियों को भी जो है वो आपस में डिस्कस करना होता है कि जी हमारे इस हारने की वजह क्या थी। इसमें ऐसा नहीं है। और वसीम अख्तर भाई ने, एक मीडिया चैनल ने जो है वो बहुत ज्यादा इसको जो है हाईलाइट करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें वसीम अख्तर भाई ने जो है वो इस चीज को क्लियर किया कि ऐसी कोई चीज नहीं थी। और आज भी तमाम लोग जो है वो साथ ही थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आपने देखा हो। सही। तो सर अगर फारूक सत्तार साहब को भी मिला लेते आप तो शायद कि ये बुरी सूरत हाल ना पैदा होती। देखिए, एमक्यूएम ने किसी के लिए भी अपने मरकज के दरवाजे बंद नहीं किए हुए। बस कहा यह गया है सबके लिए कि जो भी आ रहा है वो पार्टी डिसिप्लिन में आते हुए पार्टी को ज्वाइन करे और उसके बाद फिर पार्टी फैसला करेगी कि उसको किस पोजीशन पर कहां पर एडजस्ट करना है। लेकिन अगर हम ये बोले कि हम आने से पहले अपनी शराइत रखते हैं और बहुत सारी चीजों को पहले से जो है हम बोले कि ये पूरी होनी चाहिए, तो एमक्यूएम एक डिसिप्लिन जमात है, पार्टी है और उस पर जो है अपने उस पर काम करती है। लेकिन सर फारूक सत्तार साहब सर आम कारकुन नहीं है आपके, वो बहुत सीनियर आपके रहनुमाओं में से हैं, तो उनके लिए तो मेरे ख्याल में ज्यादा स्पेस होना चाहिए था। सर वो आए तो सही, वो आके बैठे तो सही। अगर आके बैठेंगे, अगर उसके बाद उनके साथ ज्यादती होती तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप आने से पहले ही जो है वो इतने सारे डिमांड साथ लेकर आए और सारी चीजों पे अमल दरामद के पहले ये हो जाए, उसके बाद फिर होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये गैर मुनासिब सा अमल है। सही है। अच्छा सर, अब इसमें एक और चीज भी है कि जब तक आपने अपने दफ्तर के आगे लगा रखा है आरजी दफ्तर बहादुराबाद, तो सर ये आरजी वाला जो जुमला है या तो इसको बदलना पड़ेगा आपको, या फिर अपने दफातर के हवाले से आपको बात करना पड़ेगी, क्योंकि अब आप पीडीएम का हिस्सा हैं। बिल्कुल, उस पर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से बात हो रही है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जो ऑफिस हैं इंशाल्लाह वो हमारे टाइम टू टाइम जो है वो खुलना शुरू हो जाएंगे। और उम्मीद है कि जो उन्होंने वादे किए उसके अंदर एक हमारा मुतालबा ये भी था और उस पर अमल दरामद जो है मैं कल शुरू हो भी गए और जल्दी आपको बहुत सारे ऑफिस हमारे जो है वो
दोबारा से ओपन होते हुए नजर आएंगे इसी महीने में इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ भी है, एमक्यूएम जो है या तो माजी वाली एमक्यूएम की तरह जो है वो रिएक्ट करे और एक्शन में नजर आए कि वो कुछ करती हुई नजर आए, या फिर मजीद मुस्तकबिल के हवाले से कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे जैसे मकबूल फैसले कहते हैं, जैसे आप पीटीआई के फैसलों की बात कर रहे थे। ये जो बीच में एमक्यूएम इस वक्त हैदराबाद कुछ नजर आ रही है मखमसे में, सर इससे निकलना होगा। नहीं, ऐसी तो कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही। एमक्यूएम बिल्कुल जिस चीज पे स्टैंड ले रही है उस पर बिल्कुल जो है वो दबंग तरीके से जो है वो खड़ी भी है। और ऐसा नहीं है वो पहले जो गलतियां हमने की कि हम चले जाते थे और बहुत सारी जगहों पे जाके हम अपने जो है वो जोर जबरदस्ती वाला जो काम था उस चीज से ये एमक्यूएम जो है वो पाक है। ठीक है, और कोशिश है कि हमारी ठीक सर, लास्ट में बल्दियाती इंतखाबात का बता दें, इलेक्शन में उतरेंगे, क्या मामला होंगे वो बता दें। लेकिन पहले तो मैं अपने मोतबर जो हमारा एक इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने जो है वो अभी जो एक उनका एलामिया ही चल रहा है कि जी पूरे हैदराबाद में जो है बारिशें हो रही हैं, वहां पे जो है नहीं होंगे। डिस्ट्रिक्ट मलीर में बारिश हो रही है, वहां पे इलेक्शन नहीं होगा, बाकी पूरे कराची में इलेक्शन जो है वो कराने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये कंफर्म है या नहीं है ये कल सुबह तक इंशाल्लाह क्लियर होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाकी जगहों का भी अगर वो विजिट करें और मुख्तलिफ जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है उसके हिसाब से देखें तो मैं नहीं समझता कि पोलिंग स्टेशन की वो सूरत हाल है, वो इलाकों की सूरत हाल है। ओल्ड सिटी का एरिया पूरा डिस्टर्ब है, आपका बल्दिया टाउन का एरिया है, आपका औरंगी टाउन का एरिया है, बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा कराची मुतासिर है। लेकिन वही दोहरा म्यार है कि बस इलेक्शन कराची में करा के जो है वो यहाँ से जो है फारिग हुआ जाए। तो आपके चैनल के तवस्सुस से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से वहां के लिए फैसले हो रहे हैं, 22 अजला को जो है वो आफतज़दा करार दिया है, तो उन तमाम में सबसे ज्यादा जो बुरी हालत है वो शहर कराची की है। कराची को भी आफतज़दा करार देकर उसके हक भी दिया जाए। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया गुलाम जलान साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक़ आपने वक्त दिया। और बल्दियाती इलेक्शन होना लाजमी है, चाहे वो अभी आप कराते हैं बाद में कराते हैं, लेकिन होने ज़रूर चाहिए, वरना जब तक एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं तो आप शहर कराची को देख लें, शहर के जो सड़कें हैं उनको बेहतर कर दें ताकि शहरियों की अजियत कम हो सके। इसके साथ ही वक़ारुल हसन को भी दो टोक से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।